हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिव्यांशु पाल आप सभी का आपके अपने परिवार सुमित चौधरी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतर गति से कर रहे होंगे। तो 2017 का पेपर हमने पूरा सॉल्व कर लिया था। तो आज हम लोग की बारी है 2018 का पेपर पूरा सॉल्व करेंगे। तो इस पूरी क्लास में हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय, तो तीनों प्रकार के प्रश्न आते हैं। 50 नंबर के प्रश्न आते हैं। पूरा पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इस आज हम लोगों का तीसरा पेपर है, तो इससे ये अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन आने वाले रिपीट होते हैं, है ना। 2 साल के हमने पूरे पेपर कर लिए, तीसरा साल का आज पेपर करेंगे 18 का। उसमें भी देखना ऑब्जेक्टिव प्रश्न जैसे ही हम लोग करना स्टार्ट करेंगे, रिवाइज रिपीटेड क्वेश्चन हम लोगों को मिलते रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जिन लोगों ने अभी तक सुमित चौधरी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, वो लोग गूगल प्ले स्टोर में जाकर के सुमित चौधरी ऐप को इंस्टॉल कर ले और लॉगिन कर ले, ठीक है। जिससे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं, जो भी क्लासेस चैनल के द्वारा कराई जा चुकी हैं, सारी क्लासेस आपको इस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी, ठीक है। और सीटेट को लेकर के, डीलेट को लेकर के जो भी मॉक टेस्ट हैं, वो सारे फ्री ऑफ कास्ट आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं। आप उनमें अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2018 का आज का हम लोगों का पेपर रहेगा। परिभाषा 2016-17 में किसी भी साल में कोई भी परिभाषा नहीं पूछी गई। 2018 में आई परिभाषा पूछी गई है। क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। कह रहा है इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। पहली क्लास में हमने इतिहास की परिभाषाएं बताई थी और किस किस वैज्ञानिक की कौन सी परिभाषा इंपॉर्टेंट है वो भी हमने बताई थी। तो इसमें क्या रहेगा, कह रहा है इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है, ठीक है। तो 1 नंबर में परिभाषा ऐसे ही पूछी जाती है। परिभाषा वहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी, 4 वैज्ञानिकों के वहाँ पे नाम लिख दिए जाएंगे और आपको ये बताना रहेगा कि वो किसकी परिभाषा है, ठीक है। तो 1 नंबर आपका पूरा सटीक नंबर मिलेगा, आपको पता है। तो किसका रहेगा, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है या कथन है। तो यह इसका हमारा राइट आंसर जो होगा कौन होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी कौन होगा, रैप्सन, ठीक है। इनका पूरा नाम रैम्पसन है, रैप्सन ही रैम्पसन, ठीक है। और यहाँ ही नहीं, आपको जो डीलेट के जो भी पेपर आते हैं, टाइपिंग वहाँ पे मिस टाइपिंग वहाँ पे आपको मिलेगी, टाइपिंग एरर, ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, कह रहा पुरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पुरा पाषाण काल में ऐसी कौन सी चीज की हम लोगों ने खोज करी थी, है ना, या उस टाइम के मानव ने कौन सी ऐसी खोज करी थी जो पुरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। देख लेते हैं। कह रहा पहिए का आविष्कार। तो पहिए का आविष्कार हमारा कब हुआ, पहिए का हमारा आविष्कार कब हुआ, नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार किसमें हुआ, नवपाषाण काल में हुआ, है ना। आग की खोज कब हुई, आग की खोज कब हुई, आग की खोज हमारे पुरा पाषाण काल में ही हुई थी, है ना। पुरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। तीसरा ऑप्शन इसमें कह रहा है कृषि का आरंभ, है ना। कृषि का आरंभ कब हुआ, ये भी हमारा कहाँ हुआ, नवपाषाण काल में ही हुआ, ठीक है। स्थायी जीवन की शुरुआत ये भी हमारे नवपाषाण काल में ही हुई, ठीक है। तो पुरापाषाण काल की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो क्या थी, आग की खोज। आगे चलते हैं। कह रहा कि पहिए का आविष्कार हुआ, है ना। रिपीटेड क्वेश्चन 16 में भी पूछा गया था, 17 में भी पूछा गया था और ये 18 में भी पूछा गया, क्या कि पहिए का आविष्कार कब हुआ, है ना। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। पहिए का आविष्कार कब हुआ, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो पहिए का आविष्कार हमारा कब हुआ, पहिए का आविष्कार हमारा नवपाषाण काल में हुआ। किसमें हुआ, नवपाषाण काल में हमारा पहिए का आविष्कार हुआ, ठीक है। नवपाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। महापाषाण से तात्पर्य है, इससे महापाषाण से तात्पर्य है। आप सीरीज पढ़ेंगे, अगर सीरीज उठाएंगे अलग अलग प्रकाशन की, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक तो है धार्मिक अनुष्ठान दिया गया है, उपकरणों से दिया गया हुआ है, पर्वत श्रृंखलाओं से दिया गया, समाधियों से दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत जगह इसको पर्वत श्रृंखला इसका राइट आंसर बताया गया। क्या बताया गया, पर्वत श्रृंखला इसका राइट आंसर बताया गया है। बट इसका है क्या, महापाषाण से तात्पर्य समाधियों से है। समाधि का मतलब इससे हो जाएगा क्योंकि समाधियाँ किस चीज से बनी होती हैं, समाधियाँ पत्थरों से ही बनी होती हैं। तो महापाषाण से तात्पर्य किससे, समाधियों से है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें डाउटफुल लगता है, अगर आपको लग रहा है इसका आंसर ये नहीं ये होगा, तो आप कमेंट के माध्यम से आप उसे बता सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहे साम का अर्थ है, साम का अर्थ, साम का मतलब क्या हुआ, साम का मतलब क्या हुआ, सामवेद वाला ही तो साम है ये, है ना। कौन, सामवेद वाला ही साम है।
तो सामवेद में किसके, गायन का, किसका, गान का, है ना, शाम का क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी, गान। ठीक है, सामवेद में क्या है, गान। ठीक है, फिर आता है वेदांग कितने होते हैं ना, वेदांग, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, है ना, तो कितने होते हैं हमारे जो वेदांग होते हैं, वेदांग मतलब वेदों के अंग, जिनकी सहायता से वेदों का अध्ययन किया जाता है, उसे वेदांग कहते हैं। और वेदांग की जो संख्या वो क्या है, 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है, 6 है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, फिर आगे फिर वैदिक सभ्यता में वैदिक ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था, जो वैदिक सभ्यता थी उसमें जो ग्राम का मुखिया होता था, तो वैदिक ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था, है ना, इसके वर्ड से ही पता चले ग्राम का मुखिया क्या कहलाएगा, ग्राम का मुखिया क्या कहलाएगा, तो ग्राम का जो मुखिया क्या कहलाएगा हमारा, ग्रामणी। क्या कहलाएगा, ग्रामणी। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा इसका सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था, है ना, तो सिंध घाटी के जो भी निवासी लोग थे उनका मुख्य भोजन क्या था, तो सिंध घाटी के निवासी जो भी थे उनका मुख्य भोजन गेहूं भी था, चावल भी था, और क्या था, जौ भी था, है ना। सबसे पहले जो अन्न की शुरुआत हुई थी, फसल को उगाने की जो शुरुआत हुई थी वो किसकी हुई थी, जौ की ही हुई थी, है ना। तो इसका हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है, इसमें ऋग्वेद में किसका, अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आपको बता दें अयस लोहा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उस टाइम पे किस चीज की खोज हुई थी, तो हो जाएगा तांबे के अर्थ में, तांबे, है ना, तांबे कांस्य के अर्थ में अयस का शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीत में संकलित किया गया, है ना, अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीत में संगति में सम्मिलित किया गया, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा कि अभिधम्म पिटक तृतीय जो तीसरी बौद्ध संगीत थी उसमें सम्मिलित किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सौर मंडल का मुखिया कौन होगा, अब बताओ मुखिया कौन होता है, जो घर का सबसे तेज तर्रार व्यक्ति होता है वही तो मुखिया होता है ना। घर का जो सबसे तेज तर्रार व्यक्ति होता है वही घर का मुखिया होता है। तब फिर यहाँ क्या हो जाएगा, सौरमंडल का मुखिया कौन होगा भाई, सबसे तेज तर्रार कौन होता है, सूर्य, इसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। सौरमंडल का जो मुखिया होगा कौन होगा, सूर्य होगा भैया, इससे सब डरते हैं, कोई भी इनके पास नहीं जा पाता। विश्व का सबसे गहरा महासागर, है ना, क्या कह रहा है, कह रहा है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है, तो विश्व का सबसे गहरा महासागर बताएगा कोई कौन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। कौन है, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। फिर आगे चलते हैं। कह रहा है नासा की स्थापना कब हुई थी, नासा का फुल फॉर्म भी आ सकता है ना, नासा का फुल फॉर्म भी आ सकता है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का फुल फॉर्म। और क्या सकता है, नासा की स्थापना कब हुई थी, अभी आगे के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उसमें इसरो की भी स्थापना आएगी, तो उसकी कब हुई थी, 1969 में हुई थी। नासा की स्थापना कब हुई, नासा की स्थापना 1958 में हुई। कब हुई, 1958 में। कब, 29 जुलाई, कब हुई, 29 जुलाई, 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई, नासा की स्थापना हुई। ठीक है, 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नगर पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, तो हमने आपको पहले ही बताया था कार्यकाल किसी का हो, ग्राम पंचायत का हो, नगर पालिका का हो, विधायक का हो, केवल राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल और विधान परिषद का कार्यकाल, है ना, उसका केवल 6 वर्ष का होता है, बाकी सबका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो नगर पंचायत का मुखिया कौन, नगर पंचायत का जो कार्यकाल रहेगा वो भी कहाँ कितना रहेगा, वो भी क्या रहेगा, 5 वर्ष का उसका भी कार्यकाल रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नगर निगम सबसे छोटी, अगर शहरी उसमें व्यवस्था, शहरी प्रणाली में अगर जाएं तो सबसे छोटी हमारी होती है नगर पंचायत, फिर आता है नगर पालिका परिषद, उसके बाद आता है नगर निगम। ठीक है, नगर पंचायत का नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमुख होता है, नगर पालिका का नगर पालिका अध्यक्ष प्रमुख होता है, और नगर निगम का प्रमुख कौन होता है, तो नगर निगम का प्रमुख कौन होता है, मेयर। ये महानगरों में, कहाँ,
महानगरों में जो होता है नगर निगम होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेयर। तो आप लोग ये बताएं 15 नंबर के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन जो किसी को नहीं आता था, कमेंट में बताए वो। और मुझे ये लगता है कि जिन लोगों ने ये क्लास देखी होगी 15 के 15 क्वेश्चन भी उनके सही रहे होंगे, है ना? ठीक है, तो हाँ, इसी प्रकार से पूरा पेपर आता है जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, सेम उसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी जैसे आपके सामने पेपर आएगा, अरे ये ऑब्जेक्टिव, ये तो मुझे सब आते हैं, वेरी शॉर्ट देखेंगे, अरे ये तो मुझे सब आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा क्या आएगा? अब आएगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। कह रहा कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था? कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था? तो इसका सीधा एक लाइन में आंसर लिखना रहेगा कि कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ, यही इसका आंसर है बस, और हमें कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? अब इसमें देखो कितना लिखना है। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है। हर्रेक वंश की स्थापना किसने की थी? है ना, तो आपको बस इतना ही लिखना है कि हर्रेक वंश की स्थापना इन्होंने की थी। तो क्या हो जाएगा? हर्रेक वंश की स्थापना किसने की थी? हर्रेक वंश की स्थापना बिंबिसार ने कब की थी? 544 ईसा पूर्व में की थी। कब? हर्रेक वंश की स्थापना किसने की थी? अगर वहां पे आप केवल इतना लिख देते हैं कि हर्रेक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, बस आपका 1 नंबर वहां से कंफर्म होगा। आगे चलते हैं हम लोग। फिर क्वेश्चन रिपीटेड है ये, कोई ना। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? है ना, 1 नंबर का देखो क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। है ना, कौन था? घनानंद था। बस 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का। ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई थी? ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई थी? ग्रांड ट्रक रोड का मतलब जीटी रोड किसने बनवाई थी? किसने? जीटी रोड। तो ये तो बहुत बचपन से आपने जो 10 रुपए की जनरल नॉलेज की किताब आती है ना, जो जनरल नॉलेज की किताब आती है उसमें भी लिखा होता था कि जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। तो ग्रांड ट्रक रोड 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने बनवाया था। बस हो गया। आगे 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल के बीच में हुई? है ना, तो जो वैदिक काल का जो पीरियड रहता है वो कैसा रहता है? वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की टाइम पीरियड क्या था? ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड था 1500 से 1000, है ना, और इसका कितना था? उत्तर वैदिक काल का कितना था? 1000 से लेकर के कितना? 600 ईसा पूर्व। है ना, क्या था? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, ठीक है। ये क्या था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और 1000 से ये कौन सा था? ये ऋग्वैदिक काल था, ये उत्तर वैदिक काल था। तो यहाँ पर कह रहा है संपूर्ण वैदिक साहित्य की, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना रहेगा? 1500 से कितना रहेगा? 1500 से 600 ईसा पूर्व, है ना, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक रहेगा। तो संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना, है ना, संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। ठीक है, बस ना हो गया। 22 नंबर का सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ये क्वेश्चन आता है, अभी देखना कितना रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा। 18 में आपको पहली बार मिला, 18 से जब हम 23 तक चलेंगे तो क्वेश्चन बहुत रिपीटेड रहेगा ये। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा वहां पे बिल्कुल नहीं लिखना है हमें। ठीक है, जैन धर्म के 5 अणुव्रत कौन कौन थे? बिल्कुल, तो जैन धर्म के 5 अणुव्रत वहां पर आपको सीधा लिखना है कि जिन जैन धर्म के 5 अणुव्रत या महाव्रत हैं, कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। है ना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह।
तो ये हमारे क्या है, जैन धर्म के 5 अणुव्रत हैं। ठीक है, फिर आगे, अरे बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है लिखिए, है ना। तो बौद्ध धर्म का मूल आधार अहिंसा है। इसमें कह रहा है बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है, तो बौद्ध धर्म का जो मूल आधार रहेगा वो क्या रहेगा, अहिंसा। बस इतना ही लिखना, 1 नंबर यहाँ से भी हमारा कंफर्म। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है लिखिए, रिपीटेड वही क्वेश्चन आ गया फिर से। मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम भी लिखिए। मापक के अनुसार, है ना। वैसे तुम्हारे अलग कैसा हो जाएगा, भौगोलिक मानचित्र और राजनैतिक मानचित्र, उस टाइप के मानचित्र हो जाएंगे। इसमें कह रहा है कि मापक के अनुसार, तो मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, दीर्घ मापक मानचित्र, लघु मापक मानचित्र, है ना। दीर्घ मापक मानचित्र और लघु मापक मानचित्र। ठीक है, 2 अक्षांशों के बीच दूरी कितनी होती है, 2 अक्षांशों के बीच कितनी दूरी होती है, 2 अक्षांशों के बीच कितनी दूरी होती है। तो 2 अक्षांशों के बीच जो हमारी दूरी रहती है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, तो कह रहा है 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। बस, ठीक है, बस इतना परफेक्ट, बस 1 नंबर पक्का। कितने नंबर मिल गए, 26, मतलब पास हो गए हम लोग। ठीक है, ग्लोब किसका प्रतिरूप है, तो ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है। ठीक है, ग्लोब किसका प्रतिरूप होता है, तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में प्रतिरूप है। ठीक है, इसमें क्या दिखाया जाता है, महाद्वीपों को दिखाया जाता है, महासागरों को दिखाया जाता है। आगे चलते हैं, 28 नंबर का, नगर निगम की आय के स्रोत। अब नगर निगम की आय के स्रोत क्या क्या होते हैं, मनोरंजन कर ये लोग लगाते हैं। ठीक है, सीमा कर भी शायद लगाते हैं, शौचालय कर, सीमा शुल्क भी ये लोग लगाते हैं। नगर निगम की आय के स्रोत क्या हैं, तो निम्नलिखित ऐसे नगर निगम शुल्क, जैसे गाड़ी रिक्शा पार्किंग के पैसा यही लोग लेते हैं ना। ठेले पर वार्षिक शुल्क, ठेला मतलब जो नहीं रोडों के किनारे लगे होते हैं। और क्या कह रहा है, कह रहा हाट एवं बाजारों से आए, ये भी हो गया। मकान कर, हाउस टैक्स पड़ता है, वाटर टैक्स पड़ता है, शौचालय कर पड़ता है, सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता। और क्या किया जाता है, नगर निगम को सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती, नहीं तो इतने टैक्स से कहाँ काम चल पाएगा। दूसरा कह रहा है सीमा शुल्क, है ना, सीमा शुल्क। हाँ, वो वाली सीमा नहीं, सीमा है इधर। ठीक है, हाँ। जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करता है, बताओ। परिवार कल्याण का कार्य कौन करेगा, बच्चा बताओ। परिवार कल्याण का मतलब कि सब सुखी रहे, सुखी रहने का मतलब परिवार निरोग रहे, तो निरोग रहने का मतलब कौन रहेगा, निरोग रहने का रखने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, पूरे जिले की। तो परिवार, जिले में परिवार कल्याण के कार्य का मुख्य चिकित्साधिकारी होता है। कौन होता है, मुख्य चिकित्साधिकारी होता है। ठीक है, और भी क्वेश्चन आते हैं, जिले में पुलिस का मुख्य अधिकारी कौन होता है, तो पुलिस अधीक्षक होता है ना। फरवरी कितने वर्ष बाद 29 दिन की होती है, तो सिंपल सी बात है, बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। कितने दिन के बाद, हर चौथा वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है ना। हर चौथे वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। फिर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब 15 30 नंबर हम लोगों ने यहाँ से पक्के कर लिए। अब हमें टॉप करने की, यहाँ तक तो एवरेज लगभग सबका सही हो जाता है। अब यहाँ पे हमें अपनी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बनानी रहेगी। अगर कोई चीज़ मैप के अकॉर्डिंग उसने पूछी तो आपको मैप बताना है, कोई चीज़ डायग्राम के अकॉर्डिंग पूछी तो आपको डायग्राम बताना है। उसने जैसे चंद्रग्रहण अगर आप 2 नंबर में पूछ लिया तो आप चंद्रग्रहण की स्थिति उसमें बना दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। अगर आप केवल लिख देते हैं तो 1 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, इतिहास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इतिहास का अर्थ पूर्व में घटित घटनाओं का या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन होता है। ठीक है, और इसमें 2 नंबर में अगर थोड़ा बहुत आपको बढ़ाना तो आप बढ़ा के भी लिख सकते हैं। आदिमानव से आधुनिक मानव तक की विकास प्रक्रिया में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन हुए। जैसे आदिमानव था, आज का मानव है, तो क्या क्या शारीरिक परिवर्तन हुए जो आज के मानव में और आदिमानव में। अब हम ऐसे देख लेंगे कि आदिमानव को एक फोटो लगाओ, आज के मानव की लगाओ, क्या क्या चेंजेस हुए। आदिमानव शुरुआत में क्या करता था, चलने के लिए 4 पैरों का यूज करता था। 4 पैरों का मतलब हाथ का भी यूज करता था। बैठने का ज्ञान नहीं था उसको, कैसे बैठा जाए। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो घुटनों के मतलब झुक करके चलता था, झुक करके चलने के बाद में ऐसे ऐसे चलता था, फिर खड़ा होने लगा सीधा, है ना।
और फिर क्या करने लगा, चलने में उसको केवल पैरों का ही प्रयोग करता था और हाथों का प्रयोग अन्य कामों में करता था, इस तरीके की चीजें थी। तो कह रहा है मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया, कहना थोड़ा मुश्किल है। अगर ऐसा समझा जाता है कि लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का उद्भव हुआ जिन्हें मानव कह सकते हैं। प्रारंभिक मानव कई रूपों में बदलते जो कालांतर में लुप्त हो गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं जिसे आधुनिक मानव कहा जाता है। तो मेन जो चीज लिखनी है वो हमने बता भी दिया आपको कि मेन चीज आपको क्या लिखनी है, मेन चीज आपको क्या लिखनी है, ठीक है। मेन चीज आपको जो लिखनी है तो क्या लिखनी है हमने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरी चीज क्या क्या परिवर्तन हुए, पैरों के बल चलने के लिए चारों पैरों का यूज करता था, है ना, ठीक है। और जो भी क्या हुआ कि पहले का मनुष्य क्या था कि अपने शरीर को ढकने के लिए किसी का यूज करता था, पत्तों का यूज करता था, पेड़ की छालों का यूज करता था, है ना। इस तरीके के सारे जो भी बदलाव हुए वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है चीन के दो प्रमुख दार्शनिकों एवं धर्म सुधारकों के बारे में संक्षेप में लिखिए। चीन के दो प्रमुख दार्शनिक एवं धर्म सुधारकों के बारे में संक्षेप में लिखना है। तो ये एक पेज का क्वेश्चन रहेगा, एक पेज का रहेगा। तो इसमें कौन कौन से दो प्रमुख दार्शनिक का वर्णन किया गया, वो है कन्फ्यूशियस और है लाओ त्सु, ठीक है। कन्फ्यूशियस कौन सा, चीन के महान दार्शनिक एवं धर्म सुधारक। कन्फ्यूशियस का जन्म 551 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। पूर्वी प्रांत के सहानहोंग के क्यूफी शहर में हुआ था। कन्फ्यूशियस के समय चीन की शक्ति बिखर गई थी, है ना। उस समय कमजोर झू राजवंश आधिपत्य था। उस समय में कन्फ्यूशियस के दार्शनिक विचारों के साथ ही उनके राजनीतिक और नैतिक विचारों ने चीन के लोगों पर अच्छा खासा प्रभाव डाला, ठीक है। ये किसका लिखेंगे, कन्फ्यूशियस के बारे में। और दूसरा लाओसू है जिसको लाओजी भी कहा गया। क्या एक प्रसिद्ध क्या था, दार्शनिक थे जो ताओ ते चिंग नाम के मशहूर उपदेश लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी विचारधाराओं पर आधारित धर्म को ताओ धर्म कहते हैं, ठीक है। 2 नंबर में थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर आपको बढ़ा करके लिखना होगा। ग्रह उपग्रह से आप क्या समझते हैं, तो ग्रह की एक आप हेडिंग डालेंगे, ग्रह के बारे में लिखेंगे, उपग्रह हेडिंग डालेंगे, उपग्रह के बारे में लिख देंगे, उसके उदाहरण लिख देंगे। 2 नंबर आपके यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। ग्रह एक आकाशीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, बिल्कुल, है ना। मेन बात यहाँ पे लिख दी उसने, चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं, जिसे ग्रह कहते हैं। जैसे बुध है, शुक्र है, मंगल है आदि। उपग्रह क्या होते हैं, ये ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके ओर ये ग्रह से छोटे होते तभी तो उपग्रह हैं, तो ये ग्रह के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। ये चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। मानव का संपूर्ण जीवन किन 4 आश्रमों में विभक्त था, प्रत्येक आश्रम की अवधि कितनी निश्चित ही संक्षेप में लिखिए। तो आदमी का जो जीवन था वो कितने 4 पार्ट में बटा हुआ था, है ना। कौन कौन सा, पहला होता था ब्रह्मचर्य, होता था ब्रह्मचर्य। ये आदमी की माना जाता था कि पढ़ने की उम्र होती थी, ज्ञान प्राप्त करने की उम्र थी जन्म से 25 वर्ष तक। गृहस्थ आश्रम मतलब शादी करना, अपने परिवार के साथ रहना। गृहस्थ का मतलब घरेलू घर में रहना, परिवार में रहना। तो ये कितनी उम्र थी, ये थी 25 से 50, है ना। वानप्रस्थ आश्रम मतलब घर को छोड़ देना, 50 से 75 वर्ष। उसके बाद में संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम का मतलब कि हर चीज का माया मोह, जो भी आपको माया का मोह है, जो भी लगाव है, सांसारिक मोह से, सांसारिक मोह का त्याग कर देना, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, देखो किसी भी, सबसे बड़ी बात हमेशा याद रखना कि पतन के कारण किसी भी साम्राज्य के पतन के कारण पूछे, किसी भी शासन के पतन के कारण पूछे, तो वहां पे पतन के कारण क्या होते हैं जानते, सबसे हो सकता है धार्मिक कारण। किसी भी धर्म का तभी पतन होता है, किसी भी साम्राज्य का तभी पतन होता है उसमें जो कट्टरता आ जाती है, ठीक है। धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, तो ये 4 कारण हमारे कॉमन रहेंगे और सब में चलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, कह रहा मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण थे, तो अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य कमजोर होने लगा था। और दूसरी बात, पतन के इस समय क्या थी, बौद्ध धर्म की कट्टरता हो गई थी। तो जिस धर्म की कट्टरता हो जाती है, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे उसमें फिर आदमी रह नहीं पाता है, इसलिए उसका और पतन होने लगता है। उत्तराधिकारी भी, ये भी हम लिख सकते हैं कि योग्य उत्तराधिकारी का ना होना, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, प्रशासन का आध्यात्मिक केंद्रीकरण, करों की अधिकता, अशोक की धर्मनिरपेक्ष नीति, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं, प्रांतीय शासकों के अत्याचार, है ना, प्रांतीय शासकों के अत्याचार। हेडिंग डाल के लिख देंगे अगर इसके बारे में लिखना चाहें तो। पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में हमें लिखना है, ठीक है। आगे चलेंगे।
सड़क दुर्घटना के होने के मुख्य कारण क्या-क्या हैं? तो बहुत सारे कारण हैं, ठीक है? ये तो जनरली कह रहा है वाहन चालकों का सड़क पर लगे यातायात के चिन्हों पर ध्यान न देना। बिल्कुल सही बात है, ठीक है? जहाँ पे देखा होगा आपने कि नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे गाड़ी साइड में पार्क होगी, ठीक है? लिखा होगा हॉर्न ना बजाएँ, हॉर्न आदमी बजा रहा है, ठीक है? स्पीड लिमिट लिखी हुई है कि 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड लिमिट से आपको यहाँ पे चलना है। बोर्ड का कोई मतलब नहीं, सरकार इतना पैसा खर्च कर उसका कोई मतलब नहीं, उड़ाते हुए जा रहे हैं, ठीक है? फिर क्या है आगे का? और क्या है? फिर गाड़ी में सामने दाएँ-बाएँ शीशे का उपयोग ना करना, हाँ, ये भी है। सड़क पर लगे यातायात चिन्हों पर ध्यान न देना, गाड़ी के सामने और बाएँ-दाएँ लगे शीशों का उपयोग ना करना, लोगों का सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक ना होना, बिल्कुल पैदल चलने वालों द्वारा भूमिगत तथा पैदल रास्ता का उपयोग ना करना, बिल्कुल साइकिल से जा रहे हैं लेकिन बीच में जाएँगे, जब उनको कार वाला ठोक देगा, तब कहीं गलती किसकी थी? कार वाले की। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एक्सीडेंट जब भी कभी होता है तो हमेशा गलती किसकी होती है? बड़े वाहन की होती है। जबकि आपने जनरली देखा होगा कि जो छोटे वाहन वाले होते हैं ना, रोड पे बिल्कुल जैसे लगता है नहीं यही पूरा टैक्स देते हैं, पूरी रोड पे लिए हुए जा रहे हैं। हल्की सी लग जाएगी, ज़िम्मेदारी किसकी? उसकी रहेगी। गाड़ी चलाते समय सतर्क ना रहना, रेडियो सुनना, रेडियो खैर नहीं सुनते हैं लेकिन वो क्या बोलते हैं लोग, ईयरफ़ोन लगाएँ दोनों कानों में, अब जाते जा रहे हैं, पीछे वाला हॉर्न दे रहा, कोई मतलब नहीं है। मोबाइल फ़ोन पर बात ना करना, बाइक से जा रहे हैं, कान ऐसे फ़ोन इधर साइड में दबाए हुए हैं, बात करते हुए जा रहे हैं, जब सामने वाले के ठोक देते हैं तो आँख खुलती है उनकी। तेज़ गति से चलाना, लापरवाही से गाड़ी चलाना, गाड़ी की समयानुसार देखभाल ना करना और वाहन की ओवरलोडिंग, ठीक है, अगर कमर्शियल का वाहन है तो उसकी ओवरलोडिंग की समस्या है। तरह ग्रामीण और नगरीय जीवन शैली की अवधारणा लिखिए, है ना? और ग्रामीण के लोगों की जीवन शैली कैसी थी, नगरीय लोगों की जीवन शैली कैसी थी, उसकी अवधारणा का आपको यहाँ पे वर्णन करना है। तो क्या क्या कह रहा है? कह रहा है ग्रामीण जीवन शैली कैसी थी? ग्रामीण क्षेत्र में कम लोग होते हैं, उनके घर और व्यवसाय एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्राथमिक उद्योग है, बिल्कुल अधिकांश लोग खेतों या फर्मों में रहते हैं, काम करते हैं। नगरीय जीवन शैली कैसी होती है? एक जीवन शैली है नगरीय जीवन शैली जिसमें गतिशीलता, कृत्रिमता, उदारता, सहिष्णुता और नवीनता के विशेष गुण पाए जाते हैं और जो ज़्यादातर लोग होते हैं अलग-अलग व्यवसाय पर निर्भर रहते हैं, ठीक है? आपका आखिर क्वेश्चन आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन कौन सा रहेगा? भारत की जलवायु के बारे में लिखिए, यहाँ मुख्य रूप से कितनी ऋतुएँ हैं, ठीक है? तो कितनी ऋतुएँ हैं वो आपको बताने कौन-कौन से शीत ऋतु, है ना? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, मुख्य रूप से 4 हमारी ऋतुएँ हैं। ऐसी हमारी यहाँ की जलवायु है ना? उसके बारे में हमें यहाँ पे उसका वर्णन करना है। तो यहाँ तक 40 क्वेश्चन आपके आते हैं, 15-15, 30 वो 10 नंबर के आपके 10 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आज का पेपर 2018 का जो पेपर था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, ठीक है? तो इस प्रकार से जितने भी 2023 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं हम आप लोगों को पूरा सॉल्व कराएँगे। जो भी आपको कहीं पर का डाउट लगता है आप कमेंट के माध्यम से आप उसे बता सकते हैं, ठीक है? एक बार फिर से जिन लोगों ने अभी तक सुमित चौधरी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के सुमित चौधरी ऐप को डाउनलोड कर लें और सॉल्व कर लें, ठीक है? तो किसी भी समस्या के लिए यहाँ पे आपको नंबर दिया गया, उस पे आप कॉल कर सकते हैं, है ना? और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंग्लिश से संबंधित जितनी भी आपको जो भी आपको अपडेट आती है वो सारी इस चैनल पे सबसे पहले मिलेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि इस चैनल से आपको जो भी जानकारी दी जाएगी एकदम ऑथेंटिक जानकारी दी, ठीक है? ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय-बाय, धन्यवाद।